बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। ये ना सिर्फ किसी वकील के लिए बल्कि आम शहरी जो भी पाकिस्तान के होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि कानून उसे कौन कौन से राइट्स देता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आगे तो हम बहुत सारे राइट्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन कानून आपको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये राइट्स देते हैं। 8 से 28 तक आपके राइट्स बताए जाते हैं कि ये इख्तियारात आपके पास हैं, किताबी तौर पर तो मौजूद हैं बिल्कुल। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत होती है आर्टिकल 9 से, लेकिन आर्टिकल 8 पर सवाल होता है 7 और 8 पर। 7 बेसिकली हमें बताता है व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट की एक डेफिनेशन उसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल जो 8 है वो बेसिकली कहता है कि कोई भी कानून मुल्क के अंदर इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं बनेगा, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनेगा। तो ये दो आर्टिकल हैं जो कि हमारी जब बात होनी है फंडामेंटल राइट्स पर वो 9 से शुरू होगी। तो सबसे पहले है आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। कोई भी बंदे को महरूम नहीं किया जाएगा उसकी ज़िंदगी से, और किसी की भी जान नहीं ली जाएगी। अब इसको सुनकर हमारे जो जिन पर पनिशमेंट है, कोई डेथ पनिशमेंट, वो तो बड़े खुश हो जाएंगे इस मामले पर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब आप किसी की जान ले सकते हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ। उस पर पूरा एक ट्रायल होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उस पर एक बाकायदा ट्रायल होगा। किसी की भी ज़िंदगी ऐसे नहीं दी जाएगी। और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि इंसान की, जो शहरी है, स्टेट का पर्सन है, उस बंदे की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। सेकंड आ जाता है हमारे पास सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, इससे मुराद ये है कि कोई भी बंदे को ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक बाकायदा वारंट इशू होगा। वारंट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट इशू करेगा। अब कुछ हमारे ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल और कुछ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल बड़े ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल छोटे ऑफेंस होते हैं। कुछ के अंदर बगैर वारंट के ही फ़र्द को उठा लिया जाता है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी बंदे को डिटेन कर लिया गया है, किसी बंदे को रख लिया गया है, उठा लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पर उसे रखा गया है उसके करीबी जो भी मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसे पेश किया जाएगा। वरना पनिशेबल कौन होगा? वो अहलकार होगा, वो पुलिस वाला होगा जिसने डिटेन के अंदर रखा हुआ है, जिसने डिटेंशन में रखा हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट नहीं होना चाहिए। 10A फेयर ट्रायल। ट्रायल जो होगा वो बाकायदा फेयरली तौर पर चलेगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर इसके पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, जनरल कॉन्सेप्ट को देखें, ब्रिटिश पीरियड को देखें, तो ये एक बाकायदा बड़ी चीज़ चलती हुई आ रही है उनके सोर्सेस में। तो हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 10A, जो ए का मतलब होता है अमेंडेड, अमेंड की सूरत के अंदर इसे लिखा गया था फेयर ट्रायल। स्लेवरी, फोर्स्ड एंड लेबर प्रोहिबिटेड। स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी तो किसी भी तरह की पाकिस्तान के अंदर वैसे ही मना है। फोर्स्ड लेबर भी प्रोहिबिटेड है। और कोई 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह के अंदर काम नहीं करेगा। हाँ, नीचे एक प्रोविज़न दी गई है या फिर एक्सेप्शन दी गई है कि अगर वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, या फिर अगर गवर्नमेंट कहती है कि अब आपने काम करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। वैसे फंडामेंटल राइट आपको इस चीज़ की सेफ्टी देता है कि स्लेवरी, फोर्स लेबर से, और 14 साल से कम उम्र बच्चा कोई भी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकता। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ये वो पनिशमेंट है, ये वो आपका फंडामेंटल राइट है जिस पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये, अगर किसी फ़र्द ने कोई क्राइम किया, 4 साल 5 साल गुजर गए, वो उस वक्त वो कोई क्राइम नहीं था, और 4 साल 5 साल के बाद वो बाकायदा एक क्राइम बना, उसकी एक पनिशमेंट आई, और उसके बाद उसको किताबी सूरत में लिख दिया गया, तो क्या जिस बंदे ने 4 साल 5 साल पहले जो क्राइम किया था उसकी पनिशमेंट उसे आज दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यही होती है, उससे हमें बचाना यही होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया था पहले और उस वक्त वो कानून मौजूद नहीं था, तो फिर उसे वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेम यही चीज़ दूसरे पैराग्राफ में लिखी गई है कि अगर उस वक्त एक
छोटी पनिशमेंट उसकी थी और बाद में उसकी पनिशमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, ज़्यादा कर दिया गया, तो उसे दोबारा से वो पनिशमेंट एक बड़ी सूरत में नहीं दी जाएगी। बेसिकली बात यही है इसके अंदर कि जो बंदे ने क्राइम किया और पहले उसकी पनिशमेंट नहीं थी और काफ़ी टाइम के बाद उसकी पनिशमेंट बन जाती है, बाकायदा किताबी सूरत में आ जाता है, तो उसे फिर उस क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो उसने 4-5 साल पहले कर दिया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अक्सर जो भी क्राइम हमारा लॉ कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पहले एक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये कब से इन्फोर्स होगा। अगर वो लिखा हुआ है कि इन्फोर्स आज से होगा तो उसकी पनिशमेंट नहीं है, और अगर वही चीज़ लिखी होगी कि इस तारीख से इन्फोर्स होगा, मतलब कोई फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान से इन्फोर्स होगा, जैसे कि हाई ट्रीज़न हमारे पास था, उसके अंदर मुशर्रफ के ऊपर जो तलवार लटक रही थी उसकी, तो आर्टिकल 8 के मुताबिक उसकी तारीख को पहले का कर दिया गया था। इस तरह के उसकी तारीख अगर पहले लिखी हुई है तो फिर उस पर वो पूरे ट्रायल वगैरह चल सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। एक बंदे को हाई कोर्ट ने सज़ा दी, उस बंदे को पनिशमेंट हो गई, या सेशन कोर्ट रख लेते हैं कि सेशन कोर्ट ने एक पनिशमेंट दी, उस बंदे को सज़ा हो गई, उसने अपनी पूरी सज़ा को ख़त्म किया, बाद में किसी ने उस पर दोबारा से अपील कर दी हाई कोर्ट के अंदर, दोबारा से उस पर पूरा ट्रायल चला, तो क्या उसी केस में उसे दोबारा पनिश हो सकती है? नहीं। जब तक वो बंदा दोबारा से वो क्राइम ना करे उसे उसी चीज़ पर पनिशमेंट नहीं हो सकती। डबल पनिशमेंट इसे कहते हैं कि एक आपने जुर्म किया, उसकी आपको अलग अलग कोर्ट पनिशमेंट दे रहा है और अलग अलग आपको पनिशमेंट मिल रही है उसकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक क्राइम पर एक ही पनिशमेंट मिलेगी। डिग्निटी ऑफ मैन। इंसान की जो खुददारी है, उसकी इज़्ज़त का बाकायदा ख्याल किया जाएगा, उसके घर के अंदर ऐसे ही नहीं घुसा जाएगा, उसे टॉर्चर, चाहे वो कितना बड़ा भी मुजरिम हो, उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्रीडम वाले राइट्स। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कोई भी बंदा पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में घूम सकता है, लेकिन अगर कोई लिमिटेशन तय की है गवर्नमेंट ने तो वहाँ पर नहीं जा सकता। फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर कोई 10 से 12 लोग या फिर उससे ज़्यादा अगर आपस में जमा हो जाते हैं तो वो पीसफुल असेंबली बना सकते हैं, लेकिन पीसफुल होनी चाहिए, विथआउट आर्म्ड होनी चाहिए, उनके पास कोई गन वन टाइप की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, पॉलिटिकल पार्टी बना लेना, लेकिन इसके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, जो बंदा सिविल सर्वेंट है या फिर सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान का नुमाइंदा है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कोई भी बंदा कोई भी कारोबार कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भी कोई लोग बोलेंगे कि हम नस्वार का काम शुरू करते हैं या फिर ये काम शुरू करते हैं, वो काम शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस इशू करती है हर ट्रेड के लिए, तो अगर आपके पास उस ट्रेड के लिए लाइसेंस है तो फिर आप वो काम कर सकते हैं। तो इन दी अकॉर्डेंस विद द लॉ ट्रेड होगा, मतलब उन चीज़ों का ट्रेड होगा जो चीज़ कानूनी तौर पर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये वो चीज़ है जो किताबी सूरत में बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताई गई है, लेकिन इसके अंदर भी कानून हमें बताता है कि भाई हम किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हैं, जो चीज़ हमें गलत लगेगी हमारा हक है उस पर हमें बोलना, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं कि आपने फ़ॉरेन रिलेशन पर नहीं बोलना। हमारी जो दोस्त ममालिक कंट्रीज हैं लाइक चाइना और तुर्की, इनके ख़िलाफ़ इनके रिलेशन पर नहीं बोलना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर नहीं बोलना, आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेप्शंस हमें दी गई हैं जो कि हमारी सारी चीज़ों को, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच में खलल डाल देती है। 3 अगले जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली रिलीजन्स पर बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जगह नहीं थी तो इसके अंदर एक और लाइन थी कि कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन्स को प्रोसेस कर सकता है, वो रिलीजियस इख्तियार कर सकता है और वही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है वो बंदा। कानून बिल्कुल आपको इख्तियार देता है, जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो कोई भी रिलीजियस दूसरा इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी दूसरे रिलीजन में एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी वजह है कि रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशन होती है। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्स। अगर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है रिलीजियस तौर पर तो दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इसे नहीं देंगे वो रिलीजियस टैक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर ज़कात का पूरा प्रोसेस हमें बनाकर दे देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर उशर का पूरा प्रोसेस बनाकर दे देती है। अब वो उशर कोई माइनॉरिटी तो नहीं देगी ना, तो इस चीज़ पर ये आर्टिकल बयां कर रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। मतलब आपको इससे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई लड़का आपके साथ दूसरी कोई माइनॉरिटी का पढ़ रहा है लाइक हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह, और आप भी उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप इस्लामियत पढ़ रहे होंगे, वो एथिक्स पढ़ रहा होगा।
तो ये उसके पास आर्टिकल 22 का राइट है कि आपके पास एजुकेशन का राइट है, और रिलीजियस एजुकेशन का है कि या तो आप उस किताब को पढ़ें, वरना उसे स्किप कर कर कोई और किताब उससे रिलेटेड पढ़ लें। तो हमें जो नॉन मुस्लिम होते हैं उन्हें इस्लामिक की जगह एथिक्स पढ़ाई जाती है। आगे जो 2 सेक्शन है वो हमें प्रॉपर्टी का बताते हैं। प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एक्वायर कर सकता है, पोजेस कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स के पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे की प्रॉपर्टी होगी उसे संभालना, उसे सिक्योर करना, वो किसका राइट होगा? गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को ले भी सकती है आपको एक कंपनसेशन देकर। अगर कोई पब्लिक पीस का मसला आ जाता है, या फिर सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसके मुताबिक वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, आपको एक कंपनसेशन देकर। लेकिन 2 आर्टिकल ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं कि आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। फिर सिक्योर करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, हर सिटीज़न इक्वल होगा पाकिस्तान का, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, काला हो, सब लोग पाकिस्तान के इक्वल हैं। जो कि मैं ऑटोक्रेसी का तो आपने नाम सुना ही होगा। आर्टिकल 25A, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। 5 साल से बड़ा और 16 साल से छोटा जो भी बच्चा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उसे एक फ्री एजुकेशन देना, जो कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में देखते हैं कि बगैर फ़ीस के पढ़ाया जाता है, तो वो इसी आर्टिकल के तहत पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट का काम है। आर्टिकल 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली जो अगले 2 आर्टिकल हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को बताते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी, इक्वलिटी होगी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी किस जगह पर? पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने के लिए। ये नहीं कि इस पार्क में कोई हिंदू नहीं आ सकता, इस पार्क में कोई क्रिश्चियन नहीं आ सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो सब इक्वल है, वो कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं। और उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द सर्विस, कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई भी है, वहाँ पर भी कोई भी सिटीज़न हो पाकिस्तान का, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अगला है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितनी भी लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, जो हमारे यहाँ पर जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हर चीज़ों को एक राइट देगी, उन्हें सिक्योर करेगी। तो ये हैं हमारे कुछ 8 से लेकर 28 फंडामेंटल राइट्स। इन्हें मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया है, डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अगर सेफ गार्ड और अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो आर्टिकल है, ये आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन भी चलता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बड़ी डिटेल में चीज़ें हैं इसके अंदर, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ट्रेड वाले के अंदर कुछ चीज़ें हमें बाकायदा बताई गई हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, इन्हें हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू था फंडामेंटल राइट्स का, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।